सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले जो आज ट्रेन से हमारे यहाँ 11 से 1190 के करीब लोग आए हैं राजस्थान से, उनका स्वागत है बिहार में। और कल भी 1800 बच्चे आने वाले हैं कोटा से। तो हम जैसे परिजनों को बहुत खुशी है इस बात की कि अब बच्चे अपने घर आ रहे हैं और अपने माता पिता के साथ सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरी एक और जानकारी ये भी देना चाहती हूँ कि जितने लोग आने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए एक पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो अपने अपने स्टेट में जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ की सरकार उनको कोई लिंक डाल रही होगी उनके स्टेट में, तो वो देखें, उसको समझे, भरे और सुरक्षित अपने घर यहाँ वापस आए। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, उनका स्वागत है और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आज भी जो लोग आए हैं सबको अच्छे से सबका भोजन का ध्यान रखा है बिहार सरकार ने। उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है अलग अलग बसों से। तो सब अच्छा हो रहा है, चिंता का कोई बहुत ज़्यादा विषय है नहीं। और कोरोना में सुरक्षित रहिए सब लोग। नमस्ते संजय तिवारी जी, अक्षत बाबू प्रणाम, अजीत जी को भी प्रणाम। कल का हमारा विषय था कि चकमा आदिवासियों का दमन, कहाँ गए वो, उनका पलायन उनके अपने घरों से। तो हम सब सोचते हैं कि हमें क्या पड़ा है, उनको क्या पड़ा है, पर आपको ये नहीं पता कि हर एक बात एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और इसीलिए वो कविता भी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। तो कोई तो हिंदुओं की बात करते रहे, उनके दमन पतन पलायन की बात करते रहे, एक दूसरे से जुड़ते रहे हम, एक दूसरे को बताते रहे हम, और उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचते रहे हम। बिट्टू जी उत्तर प्रदेश के नोडल अफसर का नंबर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर पे चले जाइए, जो कंट्री जो देश का है, जो भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, और उधर से पता कीजिए, या वहाँ के पोर्टल से, या जिस ज़िले में है वहाँ के डीएम से, या उस पर्टिकुलर ज़िले का जो वेबसाइट है उस पे जाके कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलने से आप बाद में मुझे लिखे, मैं उसको देखकर आपको बताऊंगी। हिमांशु जय श्री राम, अभिनव जी को भी जय श्री राम। तो अब हम बात करते हैं चकमा की। चकमा आदिवासी थे कौन? पहले हम थोड़ा सा उनका इतिहास जानेंगे तो फिर भविष्य को समझ पाएंगे और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है वो हम उस इतिहास से कनेक्ट कर पाएंगे। चकमा आदिवासी और हाजोंग ये हिंदू समुदाय के लोग हैं, कुछ इनमें बौद्ध के अनुयायी भी हैं। धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित होकर दोनों समुदाय असम के लुशाई हिल्स जिले से भारत आए थे। केंद्र ने उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, अब अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वहां से आए थे उनको रखा। अब इनकी आबादी 1 लाख हो गई है यहाँ पर आबादी उनकी बहुत बड़ी है, इसका जिक्र हम बाद में आपसे करेंगे।
कालिंदी रानी जो मगध की रानी थी, ये उनके साम्राज्य के लोग थे। तो ये कुछ लोग इनमें से अपने आप को क्षत्रिय भी कहते हैं, पर ये डिबेट है। चकमा हिल ट्रैक्ट्स CHT क्या है? बांग्लादेश का एकमात्र व्यापक पहाड़ी क्षेत्र देश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भारतीय पर म्यांमार की सीमा, उत्तर में त्रिपुरा राज्य, पूर्व में मिजोरम और पश्चिम में चटगांव जिला है। CHT लगभग बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था जिस पे हमेशा अंग्रेजों की भी नज़र रही और पाकिस्तान की भी नज़र रही बाद में। गहरे जंगलों, झीलों और गिर के साथ पहाड़ी बीहड़ इलाके इसे बांग्लादेश के बाकी हिस्से से एक अलग चरित्र देता है। दक्षिण पूर्वी के चटगांव क्षेत्र में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है चकमा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इनकी संख्या 3,50,000 थी। बड़ी संख्या, बड़ी जनजाति, इनका कैसे दमन हुआ? राज्य व्यवस्था के अभाव में चकमाओं ने वंश व्यवस्था द्वारा अपनी सुरक्षा की। वंश व्यवस्था द्वारा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी और आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। चकमा लोग 19वीं सदी के सुधारों और रानी कालिंदी द्वारा संस्थागतकरण के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये अधिकतर इनमें से लोग हैं जो इतिहास इसलिए बता रहे कि कैसे ये आज़ादी के लिए भी लड़े और ब्रिटिश से भी लड़े थे। 1857 में महान सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर सीधे नियंत्रण कर लिया, जिसमें चटगांव हिल ट्रैक्ट्स भी शामिल था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी तक औपचारिक रूप से चटगांव से अलग नहीं हुआ था। 1873 में रानी कालिंदी के मृत्यु के बाद उनके पोते हरीश चंद्र चकमा राजा बन गए और उन्हें राय बहादुर के साथ जोड़ा गया। अंग्रेजों के साथ युद्ध के बाद चकमा सैन्य रूप से बहुत कमजोर हो गए। लुशाई ब्रिटिश विषयों पर लगातार जानलेवा हमला करते थे। उनकी शिकारगाह रानी कालिंदी के तहत कछार, नोआखली, कोमला और अन्य पड़ोसी इलाके में अंग्रेजों द्वारा एक चाय बागान में तब्दील कर दी गई थी, उनके पूरे इस इलाके को। ये चकमा हिल ट्रैक्ट्स अलग कैसे हुआ ये बताना चाह रहे, क्योंकि अगर हम ये छोड़ के चले जाएंगे और चकमा हिल ट्रैक्ट्स क्योंकि बहुत बार आने वाला है, तो आपको समझना पड़ेगा कि चकमा हिल ट्रैक्ट्स क्या था और यहाँ पे चकमा आदिवासी कौन लोग थे। 1881 में सरकार ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को चकमा सर्किल, बुहांग सर्किल और मोंग सर्किल में विभाजित किया। प्रत्येक मंडली का नेतृत्व एक प्रमुख करते थे। इनका विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार चकमा प्रमुख की मजबूत शक्ति के पक्ष में नहीं थी। उनको लगता था कि ये जब एक साथ रहेंगे तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो इनका विभाजन कर दिया, जिसने इन पहाड़ी जनजातियों को नियंत्रित किया। इसके अलावा सरकार इन ट्रैकों के राजनीतिक और प्रशासनिक मामले के बारे में चिंतित थी, इसलिए वे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक सीमित तरीके से प्रशासन की नींव रखना चाहते थे। आज़ादी के बाद ब्रिटिश भारत में गैर मुस्लिम और गैर बंगाली चटगांव हिल ट्रैक्ट्स चकमास और अन्य आदिवासी लोगों के लिए सुरक्षा और संरक्षण का एक उपाय था। बंगाल और असम ने इस अवधि के दौरान CHT को नियंत्रित नहीं किया,
बल्कि सीएचटी एक अलग प्रशासनिक इकाई थी जिसने स्वशासन की एक बड़ी डिग्री का आनंद लिया। पंजाब के जिलों के मुद्दे के बाद पाकिस्तान को रेडक्लिफ से सीएचटी मिला और 17 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सीएचटी संशोधित सीमाओं को उस पर धकेल दिया गया। रेडक्लिफ द्वारा इस सीमा को खींचने के निर्णय के भविष्य के युद्ध, हिंसा और संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। ये हम थोड़ा आपको चकमा और सीएसटी के बारे में बताना उचित समझ रहे थे, ताकि आगे जो इनका दमन और पतन है उस बात को आप बहुत बेहतरी से समझ पाएं। बांग्लादेश सरकार को रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानवतावाद के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। उनको सम्मानित ऑलरेडी किया गया है। यहाँ के सेक्युलर अब पता नहीं क्यों उनको क्या दिलाना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी बांग्लादेश में वो सुरक्षित है और उनको सब कुछ दिया जा रहा है, वहाँ पे उनकी देखभाल भी की जा रही है, लेकिन बात भी उन्हीं की हो रही है। सीएचटी रंगामाटी, बंदरबन और खगड़ाचारी जिलों से मिलकर 11 जातीय स्वदेशी समुदाय का घर रहा है, अर्थात चकमा, मर्म, त्रिपुरा, तंचंग, मेरो, लुशाई, खूमी, चक, ख्यांग, बाबम और पंगखुआ। उन्हें जुम्मा इसके रूप में भी माना जाता है, जो पहाड़ी कृषि के अपने अभ्यास से प्राप्त एक पदनाम है और प्रत्येक समुदाय की एक विशिष्ट बोली, संस्कृति, परंपरा और धर्म है। हालांकि जो समुदायों को 1900 अधिनियम के सीएसटी विनियमन 1 के तहत संरक्षित किया गया था, विनाशकारी परिवर्तन उनके उत्पीड़न के लिए अग्रणी थे। इसके बाद क्षेत्र को 1947 में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, जबकि ये बहुत बड़ा एक मतलब जनजाति था जो एक क्षेत्रफल में रहता था और वहाँ पे ये 98% लोग थे। उसके बाद भी जो हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े थे, पर उनको पाकिस्तान को दे दिया गया, पता नहीं क्यों। भारतीय लोग जून 2017 में जून 2017 3 साल पहले में रंगमती में अपने जलते हुए गांव से धुआं उठते हुए बंगाली मुस्लिम वासियों के हमले से भाग गए। ये 2017 की घटना है, मतलब बहुत हाल फिलहाल की, जब सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। एक बात की बड़ी खुशी होती है कि एक वक्त था जब ये बातें समझाने की कोशिश होती थी, पर अधिकतर जो न्यूज़पेपर्स थे वो हमारे वामपंथियों के पास थे, तो वो एक तरफा चलता था, मतलब वो जो लिख देते थे वो हम मान लेते थे। अब ये दोनों तरफ से संवाद होता है जब से सोशल मीडिया आया है। हम अपनी बात रख पाते हैं और वो जो जवाब है वो उधर से आ पाता है। ये जो पहले पेपर में लिख देते थे, बाद में मुकर जाते थे, 47 में कुछ कहा, 51 में कुछ कहा, 55 में कुछ, 70 में कुछ, 2000 में कुछ। अब अगर वो उल्टा कहते हैं तो हम उनके पोस्ट को, उनके वीडियो को डाल देते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वो अच्छा उस समय ये कहा था। तो अब ये बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाते और अपने बहुत सारे तथ्यों को और डाटास को लिख नहीं पाते होंगे। अगर आजकल आप देखिएगा तो ये झूठ मूठ का आंदोलन करने के अलावा तथ्य नहीं रख पाते, क्योंकि पहले तो ये ऐसे ही एक तरफा बोल देते थे और लोग वही मान लेता था। अभी सोशल मीडिया है, हम जो बोलते हैं वो आप सुनते हैं, आप जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं, तो इनको थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। पाकिस्तानी सरकार ने सीएसडी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए इस क्षेत्र में हजारों बंगाली मुसलमानों को बसाया, जिससे हिंदू लोगों से जबरन उगाही और जमीन पर कब्जा किया गया। 1960 में बना केप्टाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध 54,000 एकड़ से अधिक भूमि में बह गया और 1 लाख हिंदू लोगों को विस्थापित किया गया, जिन्हें न तो पुनर्वास किया गया और ना ही मुआवजा दिया गया।
इस प्रकार सरकार द्वारा समर्थित क्षेत्र में बंगाली मुस्लिम बसने वालों की आमद के साथ और कप्तानई बांध से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। इस क्षेत्र से हिंदू समुदायों को विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। अब सब बह गया था, उनको मुआवजा भी नहीं दे रहे थे, उनको रहने के लिए घर भी नहीं दे रहे थे, तो बहुत ऑब्वियस था कि वो चाहे तो मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लेंगे और नहीं तो वो पलायन कर जाएंगे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, बाद में जो बांग्लादेश है, ने आज़ादी के लिए पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने का खूनी युद्ध लड़ा। पहले भी बता चुके हैं। बंगाली और गैर बंगालियों, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं, ने पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जो वहाँ थे बेचारे तो अपना देश सोच रहे थे, भाई हम लोग को भी ठीक हो जाएगा, ये पाकिस्तान इतना परेशान कर रहा है, अलग हो जाएंगे, थोड़ी खुशहाली आएगी। हिंदू बेचारे सोच रहे थे। युद्ध जहां हजारों लोगों की जान चली गई थी, सभी जातीय समुदायों के लिए स्वतंत्रता की उम्मीद थी। हालांकि स्वतंत्र बांग्लादेश का नया संविधान, जिसमें बांग्लादेश के सभी नागरिकों को मतलब जातीयता को घोषित किया गया था, हिंदू समुदायों, उनकी विविध और विशिष्ट संस्कृतियों और परंपराओं को पहचानने में विफल रहा। उनका कोई जिक्र ही नहीं था उनके उस पूरे संविधान में। हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले परबतिया चित्रग्राम जन समाज समिति PCJSS के तत्कालीन नेता MN लामा ने संविधान में हिंदू का शामिल करने का विरोध किया और तत्कालीन PM शेख मुजीबुर रहमान से CHT विनियमन अधिनियम 1900 को बहाल करने का आग्रह किया। सरकार ने CHT का सौंदर्यीकरण किया। सरकार ने CHT का सैनिकरण किया और हिंदू लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, क्योंकि हर जगह जहाँ पे वो रहते थे, उनका जो बाहुल एरिया था, वहाँ सैनिकों को भर दिया गया था। जहाँ वो हिल भी नहीं सकते थे, किसी को अंदर आने की मनाही थी, किसी को वहाँ से बाहर जाने की मनाही थी। इसलिए बहुत सी कहानियाँ लोगों को बाहर तक पता ही नहीं चल पाई, उन्हें अंदर ही दबा देने की बहुत हद तक कोशिश की गई। उनके निरंतर उत्पीड़न सहित इस तरह के विकास ने PCJSS को स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर किया है। PCJSS और बांग्लादेश सुरक्षा बलों के बीच 2 दशक के युद्ध में बांग्लादेश सेना के सदस्यों द्वारा यातना, बलात्कार, हत्या सहित हजारों हिंदुओं का शोषण हुआ। CHT देश में सबसे अधिक सैनिकृत क्षेत्र बन गया, जिसमें लगभग 1/3 बांग्लादेश की सेना वहां तैनात थी। मतलब उनके पतन के लिए सिर्फ इतनी सारी सेना तैयार की गई थी कि 1/3 लोग वहां थे। अब तक की सफल सरकारें CHT के इस्लामीकरण के उद्देश्य से इस क्षेत्र में बंगाली मुसलमानों को बसा रही थी। उस क्षेत्र में 98% लोग जो कि आदिवासी थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, उनको हटाने के लिए वहाँ पे मुसलमानों को बसाया गया और फिर 1/3 से ज़्यादा सैनिकों को वहाँ पे लगाया गया, ताकि किसी भी तरह से वो न अपनी बातों को बाहर तक ना बता सके। पिछले कुछ वर्षों में CHT के बाहर कप्तई बांध और बंगाली मुसलमानों की निरंतर आमद के परिणाम स्वरूप हजारों हिंदू लोगों को भारत की ओर पलायन करना पड़ा। फिर से जितनी भी ऐसी जाति, जनजाति, आदिवासी, जो भी ऐसे लोग थे हिंदू, वो अंततः अपने सारे उत्पीड़न के बाद और सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जो एक देश को देखते हैं, उस देश का नाम भारत है। जितने हिंदू जहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं, ये हम आपको पहले भी बता भी चुके हैं।
सीएचटी और रखाइन राज्य में रोहिंग्याओं में हिंदू समुदाय के उत्पीड़न, हालांकि मतलब अभी इससे बहुत संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी एक समान तस्वीर को चित्रित करती है, जहां सैन्य एक बड़ी भूमिका निभाता है। बांग्लादेश जहां रोहिंग्याओं के उत्पीड़न की निंदा करता है, वहीं यह अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार भी कर रहा है, जिसका जिक्र हम कल बता चुके थे कि जब आपको इतना दर्द है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, शुरू से आप तरफदारी करते रहे, जबरदस्ती हिंदू बाहुल इलाकों में उनको बसाया, वहां से हिंदुओं को प्रताड़ित कर हटवाया, निकाला, तो अब यहाँ के जो लोग हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान के, वो जो सेक्युलर्स, फिर से इंदिरा गांधी जी की बनाई हुई एक जाति, जिसके लोग इनकी वकालत और तरफदारी मतलब कौन से दिमाग से कर रहे हैं, हमको तो यही नहीं समझ। ये उनको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, हमको लगता है। तो जैसे मेरे दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर है, वो लोग भी थोड़ा पढ़ के और बोले तो उनको भी क्रिस्टल क्लियर होगा। 1997 में पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली पीसीजेएसएस और तत्कालीन सरकार ने सीएचटी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने सेना और अन्य राज्य सैन्य शिविरों के बहुमत को वापस लेने और भूमि संकट को हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसमें सरकार द्वारा अवैध रूप से बसे बंगाली मुसलमानों को वापस लेना भी शामिल था। देखिए, हिंदुओं के लिए समझौते हुए थे, होते रहे थे, पर ना ही पाकिस्तान ने और ना ही बांग्लादेश ने उसको माना। बोर्ड बनाई, कमेटियां बनाई, हमारे सरकारों के बीच बैठकें हुई, पर समझौते में जो तय हुआ था वो कभी नहीं किया इन दोनों देशों ने, और कोई उन्हें बोलने वाला भी नहीं था। और यही सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन का, उनके दमन का, उनके गायब होने का, उनकी समाप्ति का। समझौते पर हस्ताक्षर वो करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। उसके 20 साल के बाद सरकार क्षेत्र से सेना और अन्य राज्य सैन्य शिविरों को वापस लेने में विफल रही है। अपनी सेना को वापस नहीं ले पाए हैं, जो कि समझौते में था, और अभी भी हिंदू लोगों के अधिकारों पर सक्रिय रूप से अंकुश लगा रहे हैं। इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजीनियस अफेयर्स की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की 1/3 सेना अभी भी सीएचटी में तैनात है। साथ ही अन्य राज्य सैन्य एजेंसियों के हजारों कर्मियों के साथ सीएचटी को देश में सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्र बना रही है, जहां पे 98% हिंदू थे। भूमि संकट के समाधान के लिए 1999 में एक सीएचटी भूमि आयोग का गठन किया गया था। हालांकि यह निष्क्रिय बना हुआ है, इसलिए क्षेत्र में भूमि संघर्ष का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसका जिक्र हम बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में पहले भी कर चुके हैं। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की हालिया पहल, अधिक सैन्य शिविरों की स्थापना और बंगाली मुस्लिम बसने वालों की निरंतर आमद ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। इनको वहीं बसना था, वहीं जहां पे हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहीं जाके बसना है इनको। पूरा बाकी उतना 90% का जो क्षेत्रफल है बांग्लादेश में, वहां बहुत जाने की का इनको इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा जबरन जमीन कब्जाने, हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंदू लोगों को की संपत्ति को जलाने के लिए मजबूर इस क्षेत्र में नया नहीं है। ये जो अपनी बात करते रहते हैं, अपनी बात बोलते रहते हैं, और यहाँ के ये सेक्युलर्स जो ये कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, हमारे वहाँ ऐसे हो रहा है, अरे थोड़ा उधर भी तो झांक लो कि वहाँ कैसे हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है।
इस प्रकार भारी सैन्य उपस्थिति और भूमि संघर्ष सीएसटी में स्वदेशी समुदायों का सामना करने वाली कई प्रमुख बाधाओं में से दो हैं। इस तरह का ताज़ा उदाहरण 2017 में रंगमती के लोंगड़ू में स्वदेशी लोगों मतलब जो हिंदू लोगों के 300 से अधिक घरों का जलना है। 300 से अधिक घर रंगमती में जला दिए हिंदुओं के। उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जो डाले गए हैं। अगर आप लोग कभी सर्च करिएगा, वेब सर्च में जाइएगा तो आपको वो दिखेगा। सफल सरकारों ने सीएसटी के लिए विदेशियों के प्रवेश और स्वदेशी लोगों के साथ संचार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्योंकि वो एक तो उस एजेंडे में सहयोग करने लगते हैं अगर बाहर के लोग वहाँ जाते, और पूरी दुनिया में ये इन बातों का जिक्र होता कि इस तरह से हिंदुओं को या एक आदिवासी समुदाय को वहाँ इस तरह से तंग किया जा रहा है। इसलिए सैनिकों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाकर और उस पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि बहुत से लोग वहाँ पे जा ही ना पाए। इसके अलावा इतने सारे सैनिक हैं कि जो जाने वाले लोग हैं वो भी आधे से घूम के आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो जो रिपोर्टर्स वहाँ गए और आ पाए वही ये बता पाए कि इतने सारे सैनिक हैं और वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसमें बहुत ही कम मतलब 2-3 लोग जा पाए थे। तो मेरी एक खोजबीन जो हम 4-5 दिनों से आप लोगों के समक्ष रह रहे हैं, ये साबित करती है कि बांग्लादेश की सरकार चुपचाप हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को सता रही है। उन्हें विवश कर रही है कि वो वहां ना रहें और वहां से पलायन करें, चाहे वो खुद ना कर रही हो, करवा रही हो, पर हिंदुओं का वहां पर दमन हो रहा है। बहुत बार हिंदू नेता, जैसे जिनमें कल्पना चकमा शामिल हैं, उन्हें डराया जाता है या उनका अपहरण कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में इस तरह के ऑपरेशन को सैन्य द्वारा अंजाम दिया जाता है ताकि मतलब इसको किसी दूसरे तरह से कुछ भी दिखाकर और इसको सही बताएं कि हमने सही के लिए किया या देश के लिए किया या कुछ भी। और जो वहाँ पे सैनिक है वो जो मुस्लिम से जब इनके साथ ऐसे इनका उत्पीड़न करते हैं, जब इनको प्रताड़ित करते हैं, इनका अपहरण करते हैं, जब हिंदू लड़कियों का बलात्कार करते हैं, तो वहाँ पे वो खड़े होके आनंद में रहते हैं। उनको कोई इससे परेशानी नहीं है, ना ही वो रोकने की इसको कोशिश करते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मैं अलग अलग जगहों की बात कर रही हूँ, अलग अलग लोगों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की बात, बांग्लादेश के अलग अलग शहरों की बात, स्टेटों की बात। हर जगह हिंदुओं का इसी तरह से पतन हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जिनको बड़ी चिंता पड़ी है पूरे अरब राज्य की, वो सब चुप है। उनको इससे लेना है, उनको ये नहीं दिख रहा कि ऐसा हो रहा है। उनको लगता है कि ये ठीक है, इसलिए इस बारे वो जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं। भाइयों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जितने भाई बहन हमारे जुड़े हैं या इसको देख रहे हैं, कि ये शायद ये समय सच का समय है। सच का समय इसलिए कह सकते हैं कि पहले हिंदुस्तान में अखबारों में जो छप जाता था हम वो मान लेते थे, पर अब हम संवाद कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ और इतना आप लोगों से थोड़ा चाहती हूँ कि आप इस बारे पढ़ें, और जो आपको
जहां भी देखिए आप खोजिए, बहुत मतलब इतना वास्ट है कि हम आपको बहुत थोड़ा थोड़ा काट काट के वहां पे शॉर्ट कर कर के और बता पाते हैं। पूरा बता जाने से पता नहीं जिंदगियां शायद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतनी जिंदगियों को खत्म किया है इन लोगों ने कि उसका हिसाब किताब शायद कोई सरकार नहीं रख पाएगी, और शायद हम और आप भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप इसको पढ़ें, जाने, समझे, इस पर टिप्पणी करें और ये समझने की भी कोशिश करें और समझाने की भी कोशिश करें कि जहां हर जगह इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उस इतने बड़े विश्व में हमारे एक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूं, और कल का विषय रहेगा कश्मीरी पंडितों का पलायन। ये अब हमारी और आपकी बात आ जाएगी, क्योंकि ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमारे देश की बाहर की बात थी, पर हिंदुओं की बात थी। ये हमारे देश की बात होगी और हमारी बात होगी। तो आप भी थोड़ा पढ़ें और हम भी थोड़ा और पढ़ते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।